ऑडियो बुक जगदीश चंद्र बोस। 1895 में मार्कोनी ने वायरलेस के माध्यम से एक संदेश भेजा और उसे एक मील की दूरी पर रिसीवर द्वारा पकड़कर विश्व को अचंभित कर दिया। परंतु इससे 2 साल पहले ही कलकत्ता स्थित प्रेसिडेंट कॉलेज के जगदीश चंद्र बोस ने वायरलेस तरंग के माध्यम से 1 मील दूर रखी घंटी बजाकर लगभग इसी वैज्ञानिक प्रयोग को जनता के बीच दिखाया था। बोस ने शोध के 2 सर्वार्थ भिन्न क्षेत्रों यानी रेडियो तरंग और वनस्पति विज्ञान में मौलिक योगदान दिया। पौधों की संवेदनशीलता की उन्हें इतनी गहरी समझ थी कि अक्सर उनके छात्र मजाक करते हुए कहते कि वे पौधों से बातचीत कर सकते हैं। बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 को फरीदपुर, पूर्वी बंगाल यानी वर्तमान बांग्लादेश में हुआ। उनके पिता भगवान चंद्र बोस एक परोपकारी नौकरशाह थे। उन्हें अपनी मातृभाषा बांग्ला से प्रेम था और गरीब लोगों से बेहद सहानुभूति थी। उन्होंने बेरोजगारों को काम देने की कोशिश की, परंतु इस प्रयास में वे खुद गहरे कर्ज में डूब गए। परंतु पिता के आदर्शों और गरीबों के प्रति सहानुभूति ने जगदीश चंद्र को जीवन भर प्रेरित किया। बचपन में जगदीश चंद्र बांग्ला माध्यम के एक स्थानीय स्कूल में पढ़े। यहाँ उनका संपर्क विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों से हुआ। इस समृद्ध अनुभव का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे जीवन भर जात पात, ऊंच नीच और पक्षपात से मुक्त रहे। गरीब किसानों के बच्चे से मेलजोल के कारण उन्हें पशुओं, पौधों और पक्षियों से चिरस्थायी प्रेम हुआ। शायद बचपन के इसी अनुभव के कारण ही आगे चलकर उन्होंने पौधे का गहन अध्ययन किया। 1875 में उन्होंने कलकत्ता के सेंट जेवियर्स स्कूल में दाखिला लिया। स्कूल में वे अपने जेब खर्च के सारे पैसे पौधों और पालतू जीवों पर लुटा देते। 1879 में उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से विज्ञान की डिग्री प्राप्त की। यहाँ उनकी भेंट भौतिकी के उत्कृष्ट शिक्षक फादर लाफोर्ट से हुई। जगदीश इंग्लैंड जाकर इंडियन सिविल सर्विस का परीक्षा देना चाहते थे, परंतु उनके पिता को अंग्रेजों की सेवा करने का यह विचार रास नहीं आया। जगदीश डॉक्टरी सीखे, इस बात पर पिता राजी हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि डॉक्टर बनकर जगदीश गरीबों की सेवा कर पाएंगे। 1880 में जगदीश चंद्र इंग्लैंड चले गए, परंतु वहां वे जल्दी ही बीमार पड़ गए। विशेषज्ञों के उपचार के बाद भी उनका काला आजार ठीक नहीं हुआ। मेडिकल पढ़ाई के दौरान चीर फाड़ के कमरे की तेज गंध से उनकी बीमारी बढ़ने का डर था, इसलिए उन्हें डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बाद में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में प्राकृतिक विज्ञान सिखाने के लिए दाखिला लिया। यहाँ उनके शिक्षक प्रसिद्ध वैज्ञानिक लॉर्ड रेले थे। जगदीश चंद्र ने अपने शिक्षक के साथ आजीवन मित्रता निभाई। 1885 में भारत लौटने के बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्राध्यापक के पद पर उनकी नियुक्ति हुई, परंतु यहाँ उनके साथ खुलेआम भेदभाव हुआ। वहाँ समान कार्य के लिए भारतीयों को अंग्रेजों की तुलना में केवल 2/3 तनख्वाह ही मिलती थी। जगदीश चंद्र ने इस भेदभाव का एक अनूठे तरीके से विरोध किया। पिता के कर्ज में डूबे होने के बावजूद उन्होंने 3 साल बिना तनख्वाह लिए तन मन से काम किया। 1887 में जगदीश चंद्र का अबला बोस से विवाह हुआ। इससे उनकी आर्थिक जिम्मेदारियां और बढ़ी, परंतु फिर भी बोस के घोर कठिनाइयों का सामना करते हुए बिना तनख्वाह के काम करते रहे। अंत में प्रशासन नरम पड़ा और उन्हें बकाया राशि समेत पूरी तनख्वाह दी गई। इसी राशि से वे पिता का कर्ज चुका पाए। प्रेसिडेंसी कॉलेज में बोस का साख एक योग्य और लोकप्रिय शिक्षक के रूप में उभरी। भौतिकी से उन्हें बेहद लगाव था और सरल प्रयोगों के और मॉडलों के जरिए वे छात्रों को इसके चमत्कारों से परिचित करवाते। उनके कई छात्र प्रख्यात वैज्ञानिक बने। उनमें भौतिक विज्ञानी सत्येंद्रनाथ बोस भी थे, जिनके सम्मान में प्राथमिक उप और मानविक कणों के एक समूह को बोसॉन नाम दिया गया। जगदीश चंद्र बोस द्वारा प्रेसिडेंसी कॉलेज में शोध कार्य के लिए प्रयोगशाला स्थापित करने की सभी प्रयासों पर अंग्रेजों ने अंकुश लगाया। अंत में तंग आकर बोस ने भौतिकी विभाग के एक बंद पड़े गुस्लखाने में प्रयोगशाला बनाई। यहाँ अत्यंत प्राथमिक स्तर के उपकरणों और यंत्रों से उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पादन, प्रसारण, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण एवं परिचयन पर मौलिक शोध शुरू किए।
आज प्रचलित सूक्ष्म तरंग माइक्रोवेव उपकरणों के कई कलपुर्जे, तरंग प्रदर्शिका, लेंस एंटीना, ध्रुव, पराविद्युत लेंस, प्रिज्म और विवर्तन गेटिंग झलक हमें उनके प्रयोगों में मिलती है। इनमें से कई उपकरणों के वे खुद आविष्कारक थे। इनमें बटे हुए पटसन का असाधारण ध्रुवक शामिल है। बोस द्वारा शीशे से बनाए रिसीवर को 1904 में पेटेंट भी मिला। 1977 के नोबेल पुरस्कार विजेता और ट्रांजिस्टर के आविष्कारक प्रो ब्रिटन के अनुसार बोस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम अर्धचालक क्रिस्टलों सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल्स का उपयोग कर रेडियो तरंगे पकड़ी। 1977 के ठोस अवस्था इलेक्ट्रॉनिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता नोविल मॉट के अनुसार बोस अपने अनुसंधान में दुनिया से 60 वर्ष आगे थे। उन्होंने कहा, वस्तुतः उन्हें एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक के मौजूद होने का पूर्वानुमान था। बोस की रुचि घटनाओं के केवल वैज्ञानिक पक्षों में थी, उसे पेटेंट कर उससे धन कमाने में नहीं। जबकि उनके समकालीन मार्कोनी ने वायरलेस की व्यावसायिक संभावनाओं को तत्काल पहचाना और वायरलेस संचार उपकरणों का निर्माण कर खूब मुनाफा कमाया। बोस एक शैक्षिक दौरे पर यूरोप गए, जहां उनकी भेंट लॉर्ड केल्विन और प्रोफेसर फिट्जजेराल्ड जैसे विश्व के अग्रिम पंक्ति के वैज्ञानिकों से हुई। 1897 के आसपास बोस की रुचि में एकदम बदलाव आया। विकिरण ढूंढने के लिए उन्होंने जो रिसीवर बनाया था वह कभी तेज और कभी मंद प्रकाश प्रदर्शन दिखाता था। इससे उनका कौतूहल जागा। ये उन्हें मनुष्य की थकान और नई ऊर्जा की अवस्थाओं जैसी लगी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि रिसीवर भी आणविक स्तर पर काम, थकान, आराम और पुनर्जीवन के चक्र से गुजरता है। उनके एक शोध पत्र सजीव और निर्जीव पदार्थों में विद्युत द्वारा उत्पादित सामान्य आणविक प्रतिभास पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। इसके कई दशकों बाद जब जैव भौतिकी, बायोफिजिक्स और साइबरनेटिक्स का उद्गम हुआ तो साबित हुआ कि बोस सही रास्ते पर थे। बाद में बोस की रुचि पौधों और जीवों के बीच समानताएं खोजने में जगी। उनके शोध ने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने दिखाया कि सभी जीवों की तरह है पौधों में भी स्नायु तंत्र होता है और वे विद्युत धारा, ऊष्मा, रसायनों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। क्योंकि विषय एकदम नया था, इसलिए बोस ने प्रयोग के लिए स्वयं कई नए उपकरणों को डिजाइन किया और उनका निर्माण किया। उदाहरण के लिए पौधों की वृद्धि दर नापने का यंत्र क्रेस्कोग्राफ। इस उपकरण से पौधों पर रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रभाव को तेजी से नाप पाना संभव हो गया। 1915 में बोस ने अपनी शैक्षिक नौकरी से सेवानिवृत्त हुए। 1917 में उन्हें नाइटहुड के खिताब से सुशोभित किया गया। उसी वर्ष अपने जन्मदिन पर बोस ने वास्तु विज्ञान मंदिर की स्थापना की। यह संस्था अंत विषय अनुसंधान को समर्पित थी। रविंद्रनाथ ने इस संस्था का स्वागत गीत रचा। 1920 में बोस को रॉयल सोसाइटी की फ्लैग फेलोशिप के लिए चुना गया। बोस एक देशभक्त और सांस्कृतिक राष्ट्रवादी थे और उन्हें अपने देश की प्राचीन विरासत पर गर्व था। वे समझ गए थे कि उपनिवेशवाद भारतीयों के आत्मसम्मान को नष्ट कर रहा था। उन्होंने पश्चिमी देशों के सामने साबित कर दिखाया कि भारतीय लोग भी विश्व स्तर का वैज्ञानिक शोध कर सकते थे। अपने 80वें जन्मदिन के कुछ दिन पूर्व ही 23 नवंबर 1937 को जगदीश चंद्र बोस का देहांत हुआ। वे भारतीय वैज्ञानिकों की भावी पीढ़ियों हेतु अनुसरण के लिए एक समृद्ध परंपरा छोड़ गए।